बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। हमारे इस चैप्टर में जो रिड्यूस कोर्स है 2020 के लिए, जो 2020 और 2021 सेशन के जो प्रेस्क्राइब किया गया है कोविड-19 की वजह से, तो उसमें चैप्टर नंबर सेकंड से 4 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वो आज के लेक्चर का हिस्सा है। स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। याद रखें, वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका ना सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बल्कि डायरेक्शन भी होती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखें, वेक्टर्स ज़रूरी नहीं है, वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर्स अलजेब्रा, जो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन है उसको भी ओबे करेगा, तब जाके ये वेक्टर कहलाएगा। तो कंप्लीट डिफिनेशन ऑफ वेक्टर की क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर कॉल्ड वेक्टर्स. Displacement, velocity, accelerations. If a physical quantity has a magnitude and direction but not obeying vector law of addition is not a vector quantity. For example, जो करंट है, करंट वो वेक्टर नहीं है, हालांकि उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है। ओके, फॉर अ वेक्टर ऑल द थ्री कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। वेक्टर्स के कुछ टाइप्स हैं। इक्वल वेक्टर्स, जो कि डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों में इक्वल होते हैं। पैरेलल वेक्टर्स, जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होना ज़रूरी नहीं है लेकिन डायरेक्शंस में सेम होते हैं। एंटी पैरेलल, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं 180 डिग्री से, यहाँ पे एंगल 0 होगा, यहाँ पे एंगल 180 डिग्री होगा। कोलिनियर, जो कि एक लाइन में होते हैं। जीरो वेक्टर, जो कि नल वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर आगे आ रहा है। ऑर्थोगोनल, जो परपेंडिकुलर होते हैं। पोलर, जो एक डायरेक्शन में होते हैं। क्लियर? एक्सियल वेक्टर्स, जो कि जिनका डायरेक्शन अलोंग एक्सिस होता है। ओके, एंगुलर वेलोसिटी चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, जो डिफिनीशंस आपने पढ़ी है, बचपन में पढ़ी है, और जो डिफिनीशन आज हमने मेंशन की है उसके मुताबिक किसी भी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। अ वेक्टर इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. दिस इज एफ, this is magnitude f, this is unit vector. So where f stands for magnitude of a vector and f shows direction of the vector. तो ये एक वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक चाहिए क्या, इसका मैग्नीट्यूड, और एक मुझे चाहिए इसका ऐसा वेक्टर जो कि इसकी डायरेक्शन को शो करे। तो ये रहा मैग्नीट्यूड, और ये क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर शो करेगा, जिसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। Unit vector, dimensionless vector having magnitude is equal to 1 and shows direction of a vector known as a unit vector. जैसा कि हम जानते हैं, आप लोग देखें इसको। Dear students, vector A is represented by magnitude as well as its direction. तो ये जो है, ये मैग्नीट्यूड शो करेगा और ये डायरेक्शन, ये चीज़ यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ, या जो भी हुआ, तो वो इसके मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब कर देगा, मल्टीप्लाई होके उसके मैग्नीट्यूड को कुछ और बना देगा। तो इसका मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू 1। इन इक्वेशन 1, ए इज नाउन एज अ यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड्स। अगर यहाँ पे देखा जाए, इसको अगर मैं एक साइड पे कर दूं तो ये वेक्टर्स डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर? ओके, नाउ बेसिकली हमारे पास 3 डायरेक्शंस हैं। बेसिकली याद रखें, आप लोग याद रखें, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली 3 डायरेक्शन में जा सकता है। 1 दिस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया है, और वो क्या है? सर मैं ऐसे भी तो जा सकता हूँ, मैं ऐसे भी तो जा सकता हूँ, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी, ऐसे भी। हाँ, तो बेसिक 3 डायरेक्शंस हैं,
बाकी डायरेक्शन इससे डेराइव हुए हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ये तीन डायरेक्शन जो हैं, एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है और तीसरा जेड एक्सिस है। कन्वेंशनली 3 यूनिट वेक्टर्स आर असाइन टू शो दीज बेसिक डायरेक्शंस। आई यूनिट वेक्टर इज टेकन टू बी एक्टेड ऑन एक्स एक्सिस। तो आगे मैंने एग्जांपल्स दी हैं। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कि वो वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस पे है, अगर आप इस तरफ जाएंगे जो कि ईस्ट की तरफ है, अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो याद रखें आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 मीटर डिस्टेंस कवर्ड किया ईस्ट की तरफ, तो ये आपका मैग्नीट्यूड है। और जो आपके डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा उसको नाम हमने क्या दे दिया है, आई यूनिट वेक्टर। जब भी आई आएगा, कन्वेंशनली ये कन्वेंशन है, जब भी आई आएगा हमें समझ आ जाएगी कि ये बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा है। अगर ऐसे आया जिसमें 100 मीटर आई आया तो इसका मतलब है कि 100 मीटर मैग्नीट्यूड है और आई जो है ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस शो कर रहा है। अगर कोई ये लिखता है जिसमें 100 मीटर लिखा हो और माइनस आई लिख दे, स्केलर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये माइनस आई क्या शो करेगा, ये माइनस आई शो करेगा कि ये बंदा अब ईस्ट की बजाय वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो देखें डियर स्टूडेंट, ईस्ट जो कि आई को असाइन हुआ था वो काम, इस बेसिक की वजह से मैंने वेस्ट वेस्ट को आइडेंटिफाई कर दिया है। अगर आई ईस्ट है तो माइनस आई क्या हो जाएगा, west हो जाएगा। So F is equal to 10 meter I. This means that a person goes 10 meters towards the positive axis, that is east. If it is 10 meter minus I, it means that it is actually towards west and this is negative axis. J unit vectors acts along y axis. Okay. Now इसके बाद है S is equal to 10 meter J. जे एक और यूनिट वेक्टर है जब भी आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे, नॉर्थ की तरफ, क्लियर, जब भी आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हम आपके इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे जे से। जब भी आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे हम आपके इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे जे से। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट कि ये बंदा जो है ये 10 मीटर जा रहा है और ये किस तरफ जा रहा है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि ये 10 मीटर जा रहा है और ये साउथ की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब इन दो बेसिक डायरेक्शन से मैं एक और डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा हूँ एंड दैट इज कॉल्ड 10 mi प्लस 10 mj। इसका मतलब है कि बंदा ना तो ईस्ट की तरफ जा रहा है ना नॉर्थ की तरफ जा रहा है, बल्कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है, बिल्कुल बीच में है। क्लियर, ओके। नाउ इसके बाद एक और एंड दैट इज कॉल्ड द के एक्सिस के लिए हमने क्या, जेड एक्सिस के लिए हमने के यूनिट वेक्टर ले लिया है। टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि हमारे रिड्यूस कोर्स का हिस्सा है एंड दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। याद रखें हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा है, हेड टू टेल रूल में हमने क्या पढ़ा है, हमने हेड टू टेल रूल में ये पढ़ा है कि दो या दो वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं और उससे एक सिंगल वेक्टर आएगा और वो सिंगल वेक्टर जो है वो एक्चुअली उसका इफेक्ट जो होगा वो कंबाइन इफेक्ट के बराबर होगा। उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, दो या दो वेक्टर्स को हम एक वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। सो द प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस ऑफ दैट एडिशन, that is called resolution. The process of splitting a vector into two or more vectors is called resolution of a vector. The vectors so obtained are called components of the vectors. Rectangular components, if the splitting components are perpendicular with each other, these are called rectangular components of a vector. मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है, let consider a vector A makes an angle theta with x-axis. Let it be resolved into two rectangular components as shown in the figure. The component along x-axis is as axy, along y-axis is ay respectively. चलिए ये देखें आप लोग,
अब आपको इस बात की समझ आ जाएगी। ये रहा वो वेक्टर जिसको अब हम कुछ टाइम के बाद स्प्लिट करने वाले हैं। ये वेक्टर एंगल बना रहे थीटा एक्स एक्सिस के साथ। ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये इसका वाई कंपोनेंट है। अब फिर बता रहा हूँ आपको, ये दो कंपोनेंट्स मिलके ये बना रहे हैं, तो इससे दो कंपोनेंट्स आ सकते हैं। अगर 2+3 से 5 आ सकता है तो 5 को हम 2+3 से रिप्लेस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ये दोनों मिल के ये बनाएंगे, ये दोनों मिल के ये बनाएंगे। सो वेक्टर ए इज एक्चुअली ए एक्स प्लस ए वाई। याद रखें, कोई भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर जो के डायरेक्शन है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वेक्टर है, ये उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर से रिप्लेस किया गया है। तो ये ए एक्स है, एक्स इक्वल टू ए एक्स आई का मतलब ये है कि ये एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस। ए वाई इज इक्वल टू ए वाई जे का मतलब है इट एक्ट्स अलोंग वाई एक्सिस। तो हमने एक वेक्टर को उसके ऑर्थोगोनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया है, रिजॉल्व कर दिया है। अच्छा, एक की जगह हम ये लिख देंगे, याद रखें अगर जस्ट ए एक्स आएगा तो वेक्टर होगा, ए एक्स के साथ अगर आप यूनिट वेक्टर लेंगे तो उस पर वेक्टर का साइन नहीं होगा, वो मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सर आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? मैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाह रहा हूँ। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड किया जा रहा है। ओके, सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, दोनों को हमने लिख दिया है, अंडर रूट ले लिया है और ये आ गया है। कंपोनेंट्स represented in terms of vector. We know that cos theta is equal to ax divided by a base divided by hypotenuse, base divided by hypotenuse. So base is equal to a cos theta. ये हमने वेक्टर a को उसके कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट कर दिया है, वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। ओके, सो एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। डायरेक्शन के लिए हम क्या लेंगे? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाय ए एक्स, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स। तो हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशन 2, 3, 4, 5, जिसमें हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट और रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, इन सब को हमने मेंशन कर दिया है। मैं आप लोग के लिए इसको रिवाइज कर देता हूँ सिंपल। यहाँ देखें, जब भी किसी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए वो बराबर होगा लाइक दिस। ये रिजल्टेंट है, ये एक्स का स्क्वायर, ये वाई का स्क्वायर। जब भी आप उसका एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो वो बराबर होगा ए कॉस थीटा। अगर आप उसका वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो वो बराबर होगा ए साइन थीटा। अगर आप थीटा फाइंड करेंगे तो वो बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स। तो ये 4 सेट ऑफ इक्वेशन हैं, आप इसको चेक करें और इसको रिवाइज करें, मेमोराइज करें। कुछ पॉइंट्स जो आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को करने के बाद समझना है और इससे आपके एमसीक्यूज बड़े आसानी से हो जाएंगे। जब भी एंगल 30 होगा, याद रखें जब भी एंगल 30 होगा द वाई कंपोनेंट इज हाफ ऑफ द वेक्टर। जब भी एंगल 30 होगा द वाई कंपोनेंट इज हाफ ऑफ द वाई कंपोनेंट इज हाफ ऑफ द वेक्टर। तो ये मैं आपके सामने, ये रहा 90 डिग्री, ये रहा 45 डिग्री। चलिए ये अप्रॉक्सीमेटली मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये एंगल जो होगा ये 30 डिग्री होगा। ये एंगल जो होगा दिस एंगल इज एक्चुअली 30 डिग्री। और हमने ये देखना है कि 30 डिग्री के लिए जो
परपेंडिकुलर है जो कि ये है परपेंडिकुलर, ये आपको नज़र आ रहा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपको नज़र आ रहा है 30 डिग्री के लिए, ये एंगल जो है ये 30 है, तो 30 के लिए ये परपेंडिकुलर जो है ये इस हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। चले देखते हैं कि ये आया इसका हाफ है या हाफ नहीं है। क्लियर? तो देखा जाए अप्रॉक्सीमेटली दिस इज हाफ ऑफ द मार्कर। अब जब भी 30 डिग्री एंगल ड्रा करेंगे, 30 डिग्री याद रखें, क्लियर, ये एंगल अगर 30 डिग्री हो जाए ना, ये एंगल, क्लियर, तो ये रहा दिस, क्लियर, ये जो होगा ये परपेंडिकुलर, ये इसका हाफ होगा। ये पैकेज सिर्फ 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री द वाई कंपोनेंट इज हाफ ऑफ द वेक्टर। एमसीक्यू चेक करें पास्ट पेपर के, अगर हाइपोटेन्यूज या वेक्टर 100 है, अगर वेक्टर 100 है और थीटा 30 है, अगर थीटा 30 हो जाए तो हमने ये देखा है कि एक्चुअली परपेंडिकुलर जो होगा वो वेक्टर के क्या होगा, हाफ होगा। बिल्कुल सही है। तो ये वेक्टर, ये परपेंडिकुलर इस वेक्टर का क्या हो जाएगा, हाफ। तो 100 इज द आंसर, नो। 200 इज द आंसर, नो। 150 इज द आंसर, नो। What is the answer? 50 is the answer, because at 30 degree this is half of the this. Next MCQ. A is equal to unknown, theta is equal to 30, AY is equal to 500. At 30 degree, if this is half of the this, so this is double of this. If this is 500, so this will be 1000. So 500, 1000, 250, 750, 1000 इसका आंसर आ जाएगा। Next MCQ is A is equal to 300, theta is equal to unknown, AY is equal to 150. तो वो कौन सा एंगल होगा जिस पे AY इससे हाफ होगा, वो कौन सा एंगल होगा जो जिस पे ये इसके डबल होगा, तो वो एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने अभी से अपने माइंड में रखना है, आगे चल के ईटा में आपका इंतहाई हेल्प देगा, आपको इंतहाई हेल्प देगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 के लिए क्या है समझते हैं कि 60 के लिए क्या हो जाएगा। चलें चेक करें 60 के लिए क्या हो जाएगा। दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 60, अप्रॉक्सीमेटली दिस एंगल इज 60। तो याद रखें जब ये एंगल 60 होगा तो बेस, क्लियर, ये बेस जो होगा ये परपेंडिकुलर के हाइपोटेन्यूज के क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 30 में y कंपोनेंट हाफ हुआ था, 60 डिग्री पे x कंपोनेंट हाफ हो जाएगा। 30 डिग्री पे y कंपोनेंट हाफ था, 60 डिग्री पे x कंपोनेंट हाफ हो जाएगा। और मज़े की बात बताऊं 45 डिग्री पे दोनों कंपोनेंट्स आपस में बराबर हो जाएंगे। y कंपोनेंट और x कंपोनेंट दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं जब एंगल 45 डिग्री हो। जब एंगल आपके पास 60 डिग्री हो तो याद रखें यही MCQ अगर आ जाए और उसमें AX की बात की जाए तो एंगल 60 हो जाएगा, AX की बात की जाए तो एंगल 60 हो जाएगा। 30 डिग्री पे y कंपोनेंट जो होगा, 30 डिग्री पे y कंपोनेंट ये हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, 60 डिग्री पे x कंपोनेंट हाफ हो जाता है और 45 डिग्री पे दोनों कंपोनेंट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। इंशाल्लाह इसमें कोई भी मसला हो, ये नोट्स आपको मिल सकते हैं, जिसको चाहिए हो कमेंट कर सकता है। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं और पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक।